नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बिग स्टोरी। मैं हूं आपके साथ प्रथा शर्मा। तो इस बिग स्टोरी कार्यक्रम के माध्यम से हम हर सप्ताह एक नए विषय के साथ में आपके समक्ष हाजिर होते हैं। पिछले सप्ताह हमने जिस मुद्दे को लेकर वृहद रूप से चर्चा की वो थे नक्सलवाद को लेकर, और इस पूरे सप्ताह हम जिस विषय को लेकर आपके समक्ष में आए हैं वो है स्कूल शिक्षा को लेकर। तो शिक्षा मानव जीवन की पहली प्राथमिकता है। प्रत्येक माता पिता की सबसे बड़ी चाहत ये होती है कि उनकी संतान पढ़ लिख कर उस मुकाम को हासिल कर ले जिससे जिंदगी में पलटकर कभी उसे देखना ना पड़े। ये एक ऐसा सपना है जो गरीबी अमीरी जाति धर्म सबसे ऊपर उठकर होता है। इसके लिए जरूरी है कि बच्चे को शिक्षा के मंदिर में दाखिल कराया जाए, जिसे आज के दौर में हम सभी स्कूल के नाम से जानते हैं। स्कूल जहां से बच्चा आगे बढ़ना सीखता है, सही गलत की पहचान करना सीखता है, जीवन को निखारने के लिए वह समय के साथ अपनी संपूर्ण ऊर्जा लगाता है, तो दूसरी तरफ उन बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहते। पर क्या बच्चों के साथ पूरा न्याय हो पाता है? क्या माता पिता उस सोच को पंख लगा पाते हैं? क्या स्कूल प्रबंधन नियमों के तहत संचालित हो रहे हैं? ऐसे कई बड़े सवाल हैं जिस पर केंद्रित है एशियन न्यूज की खास पेशकश बिग स्टोरी का ये सप्ताह। केंद्र सरकार से लेकर राज्य की सरकारें बच्चे हो या फिर पालक किसी पर भी अनावश्यक बोझ नहीं डालना चाहती। इसके विपरीत हकीकत पर नजर डालें तो बच्चों के साथ पालक भी बोझ तले दबे नजर आते हैं। सवाल उठेगा कि कैसे, जबकि सरकार स्कूल शिक्षा को पूरी तरह मुफ्त कर चुकी है। तो हकीकत यह भी है कि शासकीय स्कूलों के मुकाबले बच्चों की संख्या कई गुना ज्यादा है। आज के दौर में सभी माता पिता अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भेजना चाहते हैं, लेकिन प्रदेश में इतने सरकारी स्कूल नहीं हैं कि जाहिर है कि ऐसे में पालकों को निजी स्कूलों की तरफ ही रुख करना पड़ता। अब सवाल ये है कि शासन के निर्देशों के बावजूद बच्चों के बस्ते में हर साल बोझ क्यों बढ़ाया जाता है? बच्चों के बस्ते के बढ़ते बोझ का सीधा असर पालकों की जेब पर पड़ता है। इस पर क्यों नकेल नहीं कसी जाती? निर्देशों के उल्लंघन करने वाले स्कूल प्रबंधन के खिलाफ आखिर क्यों सख्ती नहीं की जाती? क्या है जिम्मेदारों का जवाब कि आखिर बोझ कितना सहे? छत्तीसगढ़ में नए सत्र की शुरुआत हो गई है। बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं पढ़ाई भी शुरू कर दिए हैं, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि क्या इस सत्र में क्या नया है। इस बार जो स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं हैं या नई शिक्षा नीति के तहत जो योजनाएं लागू करना है वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, किस तरीके से पूरे सिनेरियो बन रहा है पढ़ाई को लेकर, आपको एशियन न्यूज़ के खास कार्यक्रम बिग स्टोरी में यही बताएंगे कि किस तरीके से स्कूलों में पढ़ाई हो रही है। दूसरी बात है आरटीई के तहत कितने बच्चे स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं और कितने बच्चों का स्कूल से ड्रॉप आउट हो रहा है। वही सरकारी स्कूल से लेकर प्राइवेट स्कूलों का पड़ताल करेंगे और आपको बताएंगे कि पूरे प्रदेश भर में क्या चल रहा है। तो देखिए ये खास स्टोरी। साल भर की कड़ी मेहनत, हर रोज स्कूल आने जाने की होड़ कुछ समय पहले यानी कि गर्मी की छुट्टियों में थम गई थी, जो कि अब वापस शुरू हो चुकी है। करीब 1.5 से 2 महीने के लंबे अंतराल के बाद आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब नौनिहाल फिर से आगे बढ़ते हुए अपना भविष्य संवारने के उद्देश्य से एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नए सत्र शुरू होने के बाद स्कूलों में फिर से रौनक लौट आई है। क्लासरूम में बच्चों की आवाज गूंजने लगी है। स्कूल खुलने के बाद बच्चों में उत्साह देखा जा रहा है। तो वहीं अभी स्कूल में बच्चों की संख्या कम है, लेकिन धीरे धीरे करके सभी बच्चे इस पर लौट रहे हैं। बता दें कि 1 मई से लेकर 17 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश था। 18 जून को स्कूल खुलने वाले थे, लेकिन गर्मी और हीट वेव की वजह से सरकार ने स्कूल खुलने के समय को 1 सप्ताह आगे बढ़ा दिया था। यानी कि अब स्कूल 25 जून तक बंद रहे और इसके बाद 26 को सभी स्कूल खोल दिए गए। गर्मी छुट्टी के बाद पहुंचे बच्चों ने बताया कि फिर से स्कूल आकर अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों बाद शिक्षक और अपने साथियों से मिलने का मौका मिला। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कुल 56,895 स्कूलों की संख्या है।
जहां 51,67,357 छात्र अध्ययनरत हैं, जबकि छात्रों पर केवल 1,78,731 ही शिक्षक हैं। तो प्रदेश में कुल 751 स्वामी आत्मानंद स्कूल संचालित हैं, जहां पढ़ने वाले कुल छात्रों की संख्या 4,50,562 है, जिनमें 14,216 शिक्षक अध्यापन कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा रहा, टीचर के साथ बहुत दिनों बाद इंटरेक्शन हुआ। उसके बाद उसके बाद मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी टीचर्स ने डिस्कस किया, काफ़ी मज़ा आया। क्लास 8 में हूँ अभी और बहुत अच्छा होता है पढ़ाई। टीचर का कोऑपरेट कैसा है? Yes, आपके sir. स्कूल का नाम क्या है वो बताइए। मेरे स्कूल का नाम माधवराव सप्रे स्कूल है, इंग्लिश मीडियम आत्मानंद का, और टीचर लोग भी अच्छे हैं, अच्छा पढ़ाई करते हैं। आज ही मैं नई जॉइन की हूँ तो मेरे को अभी पता नहीं है। कितना अच्छा लग रहा है स्कूल आज? एकदम अच्छा, एकदम सब पढ़ाई कैसा हो रहा है? पढ़ाई लिखाई अच्छा हो रहा है, बुक कॉपी फ्री मिल रही है, सब अच्छा है। अभी एग्जैक्ट तो मुझे नहीं मालूम कि बच्चों की संख्या क्या है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 350 के आसपास अभी बच्चे आए हैं। और एलकेजी यूकेजी के बच्चों की क्लासेस 8 बजे से लगती हैं, तो करीब 50 बच्चे उस समय आएंगे। तो ऑलमोस्ट 400 बच्चे, हमारा 450 बच्चों का जो है एलकेजी मतलब प्राइमरी क्लासेस का वो है स्ट्रेंथ है, तो उसमें मुझे लग रहा है कि 400 करीब आएंगे। और हो सकता है कुछ बच्चे थोड़ा सा लेट आएँ, जबकि इन बच्चों को हमने बोला हुआ था, आज 6:55 पे बुलाया हुआ था, तो देखिए आते हैं। तो करीब जो है हमारे पास अभी एलकेजी में हमारे पास 30 बच्चे हैं, और मेरे ख्याल से करीब 45 बच्चे क्लास 1 में हैं। नए बच्चे हैं? नए बच्चे हैं, हाँ, बाकी तो पुराने हैं। नए बच्चे जो हैं करीब 75 बच्चे अभी दिख रहे हैं हमारे को। तो आज से स्कूल खुल गए हैं और मैं अभी आमापारा के आर.डी. तिवारी स्कूल में हूं, और ये आप बच्चों को देख सकते हैं। ये प्रथम क्लास के बच्चे हैं और पहली बार जो है वो क्लास आ रहे हैं, मतलब इनका एडमिशन जो है प्रथम क्लास में पहली बार हुई है। और ये बच्चे देख सकते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, और इनको जो है अभी तिलक लगाकर अभिवादन किया गया। उसके बाद जो ये बच्चे हैं अभी क्लास में बैठे हैं, और देख सकते हैं बच्चों का खिलता चेहरा। और आज से जो कहीं ना कहीं है ये बच्चों के साथ टीचरों का जो है होमवर्क भी शुरू हो गया है, क्योंकि टीचर बच्चों के बिना अधूरे थे और बच्चे टीचर के बिना अधूरे थे। तो आज से क्लास लगनी शुरू हो गए, स्कूल शुरू हो गए। और ये देख सकते हैं अभी प्रिंसिपल खुद टॉफ़ी दे के बच्चों का जो है कहीं ना कहीं उनका अभिवादन कर रहे हैं। क्या नाम है बेटा? जया। आप आज पहली बार स्कूल आए हैं, प्रथम क्लास में, कैसा लग रहा है? अच्छा। क्या क्या पढ़ते हो आप? बताइए। मैथ्स। क्या क्या जानते हो? पोयम कोई सुना दो। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what your our border was so sweet, land was so sweet. वेरी गुड, वेरी गुड। आपका क्या नाम है? जानवी। जानवी। आप कोई पोयम सुनाएंगे? सुनाइए, उधर कैमरे में। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डल जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये बच्चे हैं, आज से स्कूल आना शुरू किए हैं, और कई 1 महीने से 1.5 महीने से छुट्टी पे थे, लेकिन फिर भी बच्चों के चेहरा देख सकते हैं, और इनको टॉफ़ी दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये बच्चे जो है अब आज से क्लास शुरू करेंगे। यहाँ टीचर हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके से आज से क्लास शुरू हो रहे हैं, और ये बच्चे प्रथम क्लास के बच्चे हैं और पहली बार मतलब इस क्लास में आए हैं, किस तरीके से पूरा रहेगा आगे, किस तरीके से आप लोग पढ़ाते हैं? क्योंकि अभी 2 बच्चों से हमने सुना, तो वो एक इंग्लिश में और एक हिंदी में पोयम सुना है। तो इंग्लिश मीडियम है ये आत्मानंद का, किस तरीके से हिंदी पर जोर दिया जाता है, किस तरीके से इंग्लिश पर जोर दिया जाता
सर हमारा जैसे सभी जो पीरियड हमारे दिन में लगते हैं वो डिवाइड कर दिए जाते हैं, कुछ एक्टिविटी क्लास के रूप में, कुछ इंग्लिश पीरियड, हिंदी पीरियड, गेम्स पीरियड, लाइब्रेरी है और जितनी भी अदर एक्टिविटीज़ यहाँ पे रेगुलरली होती हैं उससे बच्चे क्या होते हैं कि इन्वॉल्व हो जाते हैं पढ़ाई में। और छोटे बच्चों में क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड होता है तो उन पे टीचर्स ज़्यादा ध्यान देते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ करें जो उनके डे टू डे लाइफ से रिलेट होता है, जो वो घर में जो चीज़ कर पाते हैं वो वाला माहौल पहले हम देने की कोशिश करते हैं। उसके बाद समय जैसा बढ़ते जाता है, जैसे वो आगे क्लासेस में जाते हैं फिर हम उस पढ़ाई पे फोकस करते हैं। यानी खेल खेल में अभी सिखाना शुरू करते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे वर्क बढ़ाते हैं। बच्चों के साथ ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि अचानक आप अगर उन पे बोझ। अच्छा, एक चीज़ और समझेंगे कि आत्मन स्कूल में किताबों का बोझ बच्चों पे कैसा रहता है? किताब क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में देखते हैं कि वो बच्चों से वेट से ज़्यादा किताबों का वेट ज़्यादा होता है। सर हमारे यहाँ ये फैसिलिटी है कि हम जो कुछ एक्स्ट्रा जो बुक्स होती हैं वो स्कूल में ही रखवा लेते हैं, जैसे ज़्यादा उनको बोझ ना पड़े। और सिर्फ 3 बुक्स जो ज़रूरी हैं रेगुलर लाने के लिए वही बस बच्चे बुक्स लाते हैं, बाकी बुक्स हम स्कूल में ही रखवा लेते हैं। और प्राइवेट स्कूल से कंपेयर करें तो हम एक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस है, ना कि बुक्स पे इनिशियल क्लासेस में। तो ये प्रथम क्लास के बच्चे हैं और जिनसे आपको मैं मिलवाया, उसके बाद ये बच्चे जो आज अभी टॉफ़ी खा रहे हैं, धीरे धीरे इन पे जो है क्लास का लोड बढ़ेगा। क्या हालचाल है बेटा? हाँ, क्या नाम है? विसंग देवांगन। संग देवांगन। स्कूल अच्छा लग रहा है? आज आए हो? हाँ, कितने दिन छुट्टी मनाए? हाँ, 3 दिन। आगे किस तरीके से पढ़ाई करोगे? अच्छा। तो ये सभी बच्चे हैं। हालांकि मैंने पूछने का ज़रूरत इसलिए किया क्योंकि बच्चे बोलने वाले थे, इसीलिए मैं, क्योंकि इतने छोटे बच्चों से पूछना और माइक लगाना कहीं ना कहीं ये वो रहता है कि बच्चे क्या बोलेंगे, लेकिन यहाँ के बच्चे बोल रहे हैं और आत्मानंद स्कूल का जो उदाहरण है वो पेश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नए सत्र की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन अभी भी स्कूली शिक्षा को सुधारने की जरूरत है। एक और जहां प्राइवेट स्कूल अपने मनमाने रवैये से बाज नहीं आ रहे हैं, एक और जहां पालकों पर स्कूल फीस का बोझ बढ़ता चला जा रहा है, तो वहीं छात्रों पर बस्ते का बोझ भी लगातार बढ़ रहा है। दूसरी तरफ शासकीय स्कूलों की पढ़ाई लिखाई और इंफ्रास्ट्रक्चर पर कई सवाल खड़े होते रहे हैं। प्रदेश में कुछ आत्मानंद स्कूलों को छोड़ दें तो इसका हाल भी ठीक नहीं है। सरकार बदलने के बाद आत्मानंद स्कूलों पर तलवार अलग से लटक रही है। हालांकि राजधानी रायपुर में कई ऐसे आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं जहां पठन पाठन सही तरीके से हो रही है, लेकिन शासकीय स्कूलों में शिक्षा के स्तर और गुणवत्ता दोनों को सुधारने की जरूरत है। वहीं स्कूलों में जो ड्रॉप आउट की संख्या है उस पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है। हालांकि शासन ने पहले से कह दिया है कि इस बार कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रहे। इसके लिए शिक्षकों को घर घर जाकर संपर्क करने को भी कहा गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने नव प्रवेशी बच्चों को शुभकामनाएं देने के साथ शिक्षकों को भी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ अपनी नई पीढ़ी को आपको सौंप रहा है। आप इन्हें शिक्षा प्रदान कर, संस्कारित कर विकसित छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार करें। बच्चों में पूरा उत्साह है और बच्चे जगह जगह पर विभिन्न माध्यमों से उनके स्वागत के कार्यक्रम चल रहे हैं, जिससे कि बच्चों का आकर्षण बना रहे। और बच्चे चूँकि बहुत छुट्टियों के बाद आए हैं तो उनमें अच्छा उत्साह है और धीरे धीरे वो स्कूल के वातावरण में अपने को एकोमोडेट कर रहे हैं। देखिए, जहाँ पर भी नियम विरुद्ध कुछ भी मिलेगा वहाँ कार्रवाई होगी। और नए में ये है कि इस बार हमने कोशिश की है कोई भी बच्चा छूटे ना, हर बच्चे को हम स्कूल तक लेके आए। आपके प्रश्न में 3 प्रश्न हैं। पहला बस्ते का बोझ, दूसरा मनमानी फीस, तीसरा स्कूल ड्रेस वगैरह जो आप किताबों का जिक्र कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो बस्तों का बोझ है उसके लिए तमाम तरह के केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हम लोग अपने अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि बस्ते का बोझ, एक तो अभी बड़ा उसमें स्टेप ये हुआ कि अब सेमेस्टर वाइज लगभग हुई हैं किताबें, मतलब 6 महीने ये किताबें रहेंगी तो आपको अगले 6 महीने की ले जाने की ज़रूरत नहीं, इस तरीके से हुआ। लेकिन आप पढ़ाई कराएंगे, जैसे बहुत सारे स्कूलों ने अब किताब बच्चों के हाथ घर नहीं भेजते, उतनी किताब भेजते हैं जिसमें उनको होमवर्क करना रहता है। लेकिन आप किताबों का बोझ, उसमें बड़ा जो बोझ में एक मामला है वो पानी की बोतल होती है 1 किलो की, तो ये एक मामला है। लेकिन लगातार सब तरफ से प्रयास हो रहे हैं कि हम बस्ते का बोझ किस तरीके से कम करें। एक मामला ये हो गया। दूसरा मनमानी फ़ीस का जो मामला है, मैं आपके चैनल के माध्यम से इसको क्लियर कर दूं कि 2020 में फ़ीस विनियमन अधिनियम लागू हो गया पूरे प्रदेश में
अब जो भी फीस कोई भी स्कूल बढ़ाता है, कोई भी निजी स्कूल फीस बढ़ाता है, तो वो सरकार की सहमति होती है उसमें। सरकार उसके का प्रतिनिधि, कलेक्टर का प्रतिनिधि, जिला शिक्षा अधिकारी का प्रतिनिधि उस फीस कमेटी में होता है। तो मनमानी फ़ीस की बात कायदे से हमको हमारे निजी स्कूलों में दखल है सरकार का, लेकिन इस बदनामी से बचने के लिए कि मनमानी फ़ीस, इस बदनामी से बचने के लिए हमने उस फीस कमेटी को एक्सेप्ट कर लिया और अब पूरे प्रदेश में फ़ीस 8% से ज़्यादा कोई नहीं बढ़ाता। अगर किसी को ज़रूरत है कि वो 8% से ज़्यादा, ऐसा कुछ उस स्कूल ने किया है, 8% से बढ़ाना चाहता है, तो जिला कमेटी से उसकी सहमति लेनी होती है। तो मनमानी फ़ीस का जो भी आरोप है वो 99% गलत है। हो सकता है किसी स्कूल ने कोई 8% से ज़्यादा बढ़ाई, लेकिन वो भी पोर्टल में वो जो मान लो बढ़ाता है तो पकड़ में आ जाता है, उसको फिर दोबारा उसको रिवाइज करना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में आरटीई के प्रोसेस पर अगर गौर करें तो इसके तहत अब प्रवेश शुरू हो गया है। वहीं आरटीई के तहत प्रवेश लेने वाले बच्चों की ड्रॉप आउट को लेकर चर्चा हो रही है। शासन ने ड्रॉप आउट और स्कूल छोड़ने वाले छात्रों का लिस्ट स्कूल विभाग से मांगा है। तब से प्रदेश भर के कलेक्टर सख्ते में हैं। लिस्ट के लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया गया है। आरटीई के प्रवेश पर इस बार अधिकारियों की विशेष नजर है। उन्होंने कई बार प्राइवेट स्कूल संगठन और स्कूल मैनेजमेंट से इस विषय पर कड़े निर्देश दिए हैं। वहीं छात्रों की सूची भी मांगी गई है। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने बताया कि हमारी कोशिश है कि इस बार एक भी बच्चा स्कूल से वंचित न रहे और किसी प्रकार से लापरवाही होती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए पहले चरण में संचालक लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से 20 मई को ऑनलाइन लॉटरी का आयोजन किया गया। इस शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए राज्य में संचालित 6,554 निजी विद्यालयों के प्रारंभिक कक्षा में कुल आरक्षित 52,872 सीटों पर प्रवेश के लिए 1,22,270 आवेदन आए थे। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत प्रथम चरण में निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए 16,036 छात्रों का चयन किया गया। ड्रॉप आउट में हमने हर गार्जियन से जानने की कोशिश की है किन कारण से वो ड्रॉप आउट हुए हैं, और अभी फाइनल हम लोग डिस्कशन में हैं कि अगर जहाँ से भी किसी विद्यालय स्तर पर कोई कारण मिलेगा तो जरूर उसके खिलाफ कार्रवाई। निस्संदेह रूप से वही कि अगर किसी भी प्राइवेट स्कूल ने आरटी के नियमों के से बचने की कोशिश की है या उसका बेजा लाभ उठाने की कोशिश की है, उस पर कार्रवाई करेंगे। जैसे कि आप लोग अभी देख रहे होंगे कि स्कूल तो खुल गए हैं, लेकिन संख्या अभी भी बच्चों की आ नहीं रही है। जो एक निर्धारित संख्या है, लगभग 700 बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। और जो आपका प्रश्न है कि बच्चे का जो बस्ता है उसका वज़न कैसे कम किया जाए, तो शासन ने जो निर्धारित किया है कि इस क्लास के बच्चों का इतना वज़न होना चाहिए, तो उस पर हमारा पूरा फोकस रहता है कि बच्चे उतना ही वज़न का सामान अपना लेके आएँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक टाइम टेबल बना के देते हैं कि लगभग नर्सरी के बच्चे की आजकल लगभग 8 या 9 बुक हो जाती है, तो 8 और 9 कॉपियाँ भी हो जाती है। तो हमने टाइम टेबल बनाया हुआ है कि एक दिन में 3 सब्जेक्ट का ही पेपर पढ़ाई होती है। जैसे उसका रिटर्न हुआ, फिर उसका ओरल हुआ, तो एक दिन में 3 बुक और 3 कॉपी लाना है। तो यदि बच्चा 3 बुक और 3 कॉपी लाएगा तो निश्चित रूप से उसका जो वज़न है वो कम हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये मध्यम वर्ग के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, इनके माता पिता दोनों ही काम करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता रात के 10 बजे नौकरी से वापस आते हैं, तो वो बस्ता क्या रहता है, जो बस्ता यहाँ से बच्चा अपने हिसाब से भर लेता है, लगभग वो पूरी कॉपी पुस्तक को बैग में रख के लेके आ जाता है। तो पूरी और बुक कॉपी जब बैग में आ जाती है तो फिर वो वज़न हो जाता है। तो इसके लिए मैं पेरेंट्स से भी ये आग्रह करूँगा कि वो अपने बच्चों का टाइम टेबल देखें और टाइम टेबल के हिसाब से बुक कॉपी भेजें। आरटी के विद्यार्थियों को लेकर हम ही ने शासन तक पहुंचकर, जो नई सरकार आई उस तक पहुंचकर कहा था कि आरटी में आपका 220 करोड़ रुपए साल का खर्चा है, तो इस 220 करोड़ रुपए के लिए आप इसका सोशल ऑडिट कराइए। आप ये देखिए कि जो आप हर साल ये व्यय होगा ये कम होने वाला नहीं, क्योंकि स्कूल बढ़ेंगे, छात्रों की संख्या बढ़ेगी, तो ये खर्चा बढ़ने वाला नहीं। तो हमने कहा कि आप इसका सोशल ऑडिट कराइए, आप जो ये पैसा खर्चा कर रहे हैं उसका वो सही जगह लग रहा है कि नहीं, इसका कितना लाभ गरीब विद्यार्थियों को मिल रहा है। तो उन्होंने फिर ये आरटी के मामले को टेकअप किया माननीय सचिव महोदय ने, और ये सब चीज़ें चल रही हैं। इसमें ड्रॉप आउट का जो मामला है, ड्रॉप आउट जो है, अधिकांश ड्रॉप आउट जो है, ड्रॉप आउट का असली अर्थ ये है कि वो बच्चा ड्रॉप हो गया और वो कहीं नहीं पढ़ रहा, लेकिन ऐसा मामला नहीं आया है। जो संख्या आई है 30,000, 40,000 या पूरे प्रदेश में जो बड़ी संख्या आई है, वो संख्या ऐसी है कि उन्होंने प्राइवेट स्कूल छोड़कर या तो सरकारी स्कूल ज्वाइन कर लिए या आत्मानंद स्कूल ज्वाइन कर लिए।
जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, गरियाबंद जिले का जो ड्रॉप आउट है, उस ड्रॉप आउट में की संख्या जो है पिछले 5 साल की वो करीब 20-22 हज़ार बच्चों की है। लेकिन उस 20-22 हज़ार में सिर्फ 2 बच्चे ऐसे मिले जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। ये 2 बच्चों को भी नहीं छोड़नी चाहिए, हम इस पक्ष में नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन उसके अलग अलग आरटी के नियमों को इनको संशोधन करना पड़ेगा। इसलिए संशोधन करना पड़ेगा कि मान लीजिए वो विद्यार्थी गरियाबंद में किसी स्कूल में पढ़ रहा है, अब उसका परिवार जीवन यापन के लिए मान लीजिए अंबिकापुर चला गया, बिलासपुर चला गया, दूर चला, तो आरटी में प्रावधान नहीं है कि इसको यूडाइज्ड ट्रांसफ़र किया, उसमें बड़ी मशक्क़त होती है। इसलिए परिवार या तो पढ़ाई छोड़ देता है या सरकारी स्कूल में एडमिशन ले लेता है। प्रदेश में अगर शिक्षकों की उपलब्धता की अगर बात करें तो यहाँ न सिर्फ अच्छे शिक्षकों की जरूरत है, बल्कि शिक्षा की अधोसंरचना को भी मजबूत करने की दरकार है। शिक्षकों की बात करें तो लगभग 40,000 से ज्यादा शिक्षकों की जरूरत है। प्रदेश में आज भी 80% बच्चों को प्री प्राइमरी की शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा स्कूली शिक्षा से ही रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों की भी कमी है। ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव की जरूरत महसूस हो रही है। प्रदेश के करीब 6,000 स्कूलों में प्री नर्सरी के तर्ज पर बालवाड़ी संचालित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार हर विद्यार्थी के लिए बालवाड़ी की जरूरत है। यहाँ शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति करने की जरूरत है। प्रदेश में राज्य स्तर पर प्री प्राइमरी इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि प्री नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दे सके। प्रदेश के सभी 32,723 प्राइमरी स्कूलों में बालवाड़ी की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार प्री प्राइमरी के लिए 3 साल और कक्षा पहली और दूसरी को फाउंडेशन स्टेज माना गया है। इसे मजबूत करने की दरकार है। इसके बाद कक्षा तीसरी से 5वीं तक, फिर 6ठी से 8वीं तक और चौथे स्टेज में 9वीं से 12वीं तक की शिक्षा शामिल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 2030 तक 100% स्कूलों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य है। प्रदेश में अभी तक 592 हायर सेकेंडरी स्कूलों में 10 ट्रेड के लिए व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है। आत्मानंद स्कूल की रिपोर्ट तो बहुत अच्छी आ रही है, जब से खुली है काफ़ी इसकी प्रशंसा हो रही है। इसलिए हमने भी अपने बच्चे को इस साल आत्मानंद स्कूल में ही करवाया है। आत्मानंद हमारे समस्त छत्तीसगढ़ पे संचालित ऐसे स्कूल हैं जो एक मध्यम वर्गीय जो बच्चे हैं या गरीब बहुत बच्चे हैं, उनके लिए एक ऐसी सुविधा ये उपलब्ध करा रहे हैं, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम में उपलब्ध करा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत इधर उधर से जुगाड़ करने के बाद जब कहीं जाके कहीं एडमिशन होता है, क्योंकि एक रिक्शा चालक का बच्चा है, एक पान ठेले वाले का बच्चा है, वो एक नॉर्मली अफोर्ड नहीं कर पाता। तो आत्मानंद के स्कूल ऐसा है कि हमको वो एक प्लेस देता है और यहाँ की शिक्षण व्यवस्था भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। बस यहाँ पे मुझे कुछ कमियाँ ये लगती हैं कि एक काउंसलर का होना, एक प्रोफेशनल काउंसलर, क्योंकि बच्चों के आज के टाइम पे कोरोना के बाद खास करके काउंसलर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो चुकी है। और मुझे लगता है कि आज जो माइंड पीस की बात करते हैं तो एक योगा टीचर की जो बात है वो इनको अपॉइंट करना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा था इस टाइम में जब DMF से इनकी फंडिंग हो रही थी, कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो चाहे ये लोग अपॉइंट कर सकते थे। अब जो है डायरेक्ट शिक्षा विभाग कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है मैं ऐसे इसके माध्यम से, आपके माध्यम से उनसे मांग भी करूँगा शिक्षा मंत्री जी महोदय जी से, CM साहब से, कि योगा थेरेपिस्ट या फिर योगा टीचर और जो है काउंसलर की भर्ती करके इसको और बेहतर बनाया जाए। कम से कम जितने भी ये CBSE और आत्मानंद स्कूल्स हैं जी, ये बात बहुत पहले हमारे शिक्षाविदों को पता थी, ज्ञात थी, इसलिए उन्होंने जो है एजुकेशन नियम भी बनाया। लेकिन हमारे जो छत्तीसगढ़ में कभी इसकी चर्चा नहीं हुई, ना इस पे कुछ काम हुआ। तो हमारे जो विद्वजन हैं और जो मंत्री महोदय हैं, उनको ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस पर एक पॉलिसी बनाया जाए। क्योंकि संविधान में है मेंशन ये चीज़ कि एजुकेशन जो है ये नॉट प्रॉफिटेबल है। तो इस पे इनको एक नीति बनाने की आवश्यकता है। नीति बनाने में बहुत ज़्यादा इस पर बर्डन नहीं होगा। कुछ अन्य राज्य हैं जिनमें ये पॉलिसी लागू है, तो इस पर अगर वो काम करे तो बेहतर होगा। तो एशियन न्यूज़ के खास कार्यक्रम बिग स्टोरी में आपने देखा कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में स्कूलों का हाल है। दूसरी बात है कि बच्चे किस तरीके से स्कूल पहुंच रहे हैं, बच्चों और शिक्षकों का क्या कहना है, वहीं अधिकारियों का क्या कहना है। प्राइवेट स्कूल जिस तरीके से संचालित हो रहे हैं उसमें किस तरीके से धड़ल्ले से अनियमितताएं चल रही है, उसको मैंने बताने का काम किया। हालांकि अगले स्टोरी में आपको स्कूल व्यवस्था के बारे में बताएंगे, यहाँ के जर्जर स्थितियों के बारे में बताएंगे और दो तंग गलियों में स्कूल संचालित हो रहे हैं उनको मान्यता किस प्रकार से मिल गई और किस तरीके से धड़ल्ले से स्कूल खुल रहे हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन भगत परिहार के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज़ रायपुर। एक समय के बाद बच्चों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उनके कंधे पर बोझ कितना है। एक नजरिए से देखा जाए तो ये अच्छा है, लेकिन दूसरा नजरिया उनके विकास को बाधित करने से है।
पालकों के जेब पर पड़ते बोझ से है। जिम्मेदार उपायों की बात करते हुए भले ही बचने का रास्ता अख्तियार कर लेते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि मनमानी लंबे समय तक नहीं चलती। जो वर्तमान में हावी है, बोझ का मामला यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि वसूल की जाने वाली रकम के बदले जिन सुविधाओं की बातें होती हैं, उन पर कितना अमल हो रहा है, इस पर आधारित होगा हमारा अगला चैप्टर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।